नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी के क्रम में जो सिविक्स का कक्षा 6 के जो सिविक्स का चैप्टर 5 है, सॉरी, उसको पढ़ेंगे। पंचायती राज के अंतर्गत ये जिसका शीर्षक है गांव का प्रशासन। देखिए, भारत में लगभग 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और गांव की जो मूलभूत आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है, उनको पूरा करने के लिए क्या गया, एक प्रशासनिक ढांचा बनाया गया है। और उनमें मान लीजिए ज़मीन का विवाद हुआ, बिजली ये और आपसी विवाद को निपटाने के लिए एक व्यवस्था बनी है। हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है गांव में झगड़ा, एक कहानी की तरह देखिए इसको। देखिए, एक मोहन नाम का किसान था। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है जिस पर कई सालों से वो खेती कर रहा था। और उसी के सट्टे देखिए एक और किसान है, रघु, उसका भी खेत है। और दोनों की खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग है। मतलब गांव में उसको क्या बोलते हैं, पगडंडी बोलते हैं या डड़ा उसको बोलते हैं। वो एक निशान है एक तरह से कि ये मेरा खेत है, ये तुम्हारा हिस्सा है। तो जमीन अपने खेत, एक दिन क्या हुआ कि मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। रात में वो जाके मेड़ को थोड़ा सा रघु के खेत की तरफ कर लिया है, अपनी जमीन को आगे बढ़ा लिया है। तो दोनों में इसी बात को लेकर विवाद हो गया और ये इतना विवाद बढ़ा कि हाथापाई की नौबत आ गई। मोहन को जैसे बहुत गुस्सा आया। वहाँ पे थोड़ा डरा हुआ भी था कि रघु का परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और उसके अलावा उसके जो मतलब रघु के जो चाचा थे वो गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंचा और दोनों में मतलब कहा सुनी हुई। और ये बात मानने से रघु ने इनकार कर दिया कि उसने मतलब मेड़ को आगे बढ़ाया है। और थोड़ी देर में झगड़ा उन लोगों का बढ़ गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला कर क्या किया, मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने दो लोग मिलके मोहन को मारने लगे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू किया। हो हल्ला हुआ। पड़ोसी जब सुने, भाई जब गांव में झगड़ा होता है ना तो लोग देखने आते हैं तमाशा। तो उसमें लोगों ने, पड़ोसी भी आए, उन्होंने झगड़े को मतलब जब बीच बचाव किया। लेकिन मोहन के सर पे और हाथ पे बहुत चोट आई और उसकी मरहम पट्टी भी लोगों ने करवाई। फिर मोहन का जो एक दोस्त है जो गांव में डाक घर में काम करता था, उसने सुझाव दिया कि हम स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोग ने ये कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले से ही पुलिस थाने में पहुंच चुके हैं होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः तय हुआ कि पड़ोसियों की आंखें के सामने मतलब जो लोगों के सामने ये घटना हुई थी उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब देखिए, अब इसमें एक और टॉपिक जुड़ गया, पुलिस थाने का क्षेत्र। अगर देखिए, पुलिस हर एक मतलब जगह का एक स्थानीय जो जैसे आप किसी भी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं, जो आपका थाना होगा उसी में आप जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। तो एक पड़ोसी था, उसने कहा कि थोड़ा पैसा और ज़्यादा खर्च करके हम लोग कहाँ चले, शहर वाले थाने में चले, तो वहाँ हम लोग की बात सुनी जाएगी। हम इसी थाने में अपना जैसे मामला है दर्ज करवाएं, क्योंकि यह थाना हमारे गांव का है। भाई, हम कहीं और जाके नहीं करवा सकते हैं, जो हमारा थाना है हम वहीं जाके रिपोर्ट अपनी दर्ज करवा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस थाने का जो हर पुलिस थाने क्षेत्र का कार्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है कि और नियंत्रण कैसे, मतलब थाना एक अपने क्षेत्र का नियंत्रण कैसे करता है। जैसे लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ का थानेदार की जो वहाँ का थानेदार जो थाने का हेड होता है, थानेदार, वो उसके जिम्मेदारी होती है
कि लोगों से जाके पूछताछ करे और मामला की जांच पड़ताल करे और उन पे कार्रवाई करे। तो फिर क्या हुआ, ये अगर थाने में अगर आप जाएंगे तो किसी की घर चोरी हुई तो उसकी भी शिकायत दर्ज होगी। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ, मोहन, इस तरह के प्रश्न जैसे थाने में पूछे जाते हैं। और लोग जैसे इस घटना को सत्य गवाह के रूप में मोहन ने क्या किया, जिन पड़ोसियों के सामने झगड़ा हुआ था उनको भी वो लेके गए। अब थाने पुलिस थाने में होने वाले क्या काम होते हैं, तो भाई यही काम होते हैं जो विवाद हुआ है उसकी जांच पड़ताल करके और उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करना और फिर मतलब उचित कदम उठाना। लेकिन वहाँ पे वो गए तो शिकायत लिखित रूप में, मोहन थानेदार के पास जब पहुँचा तो वह क्या करना, शिकायत लिखित रूप में देना चाहता था। उसने पूरा मामला बताया और कहा, थानेदार ने थानेदार कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उसके पास छोटी छोटी शिकायतों और जांच पड़ताल का समय नहीं है, मतलब कह रहा है आप लोग आपस में निपटा लीजिए। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं पड़ा। मोहन हैरान था कि इसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं हो रही थी। मोहन बार बार अपने पड़ोसियों को अंदर बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को बताया कि ये घटना सही है, हम लोग के सामने हुई है और इसे गंभीर चोट भी आई है, आप मामला दर्ज करें। अंततः थानेदार क्या हुआ, मान गया और उसने मामले को दर्ज कर लिया। अब अगले दिन हवलदार घटना की जांच और उसने वायदा किया कि कल नेक्स्ट डे जो यहाँ का हवलदार है वो घटना की जांच पड़ताल करने जाएगा। अब इसके बाद से क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखिए, अब राजस्व जमीन का विवाद है वो राजस्व विभाग करेगा। तो राजस्व विभाग का यहाँ पे एक टॉपिक है, ये काम देखिए। हमने जब पढ़ा कि मोहन दोनों जो थे किसान, उन्होंने आपस में जो झगड़ा किया तो किस लिए, मेड़ के लिए जबरदस्त झगड़ा हुआ। क्या ऐसा कोई तरीका है जहाँ मामला शांतिपूर्वक सुलझा सके, कोई कोर्ट कचहरी वाला चक्कर ना पड़े। तो कई अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं गांव के का जिसमें लोगों के ज़मीन का नक्शा वगैरह होता है, ये वहाँ पे ही दर्ज होता है। ज़मीन का नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी, अब ये काम कौन करता है, पटवारी करता है। और अलग अलग राज्यों के में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको पटवारी कहा जाता है, कहीं पे इसको लेखपाल कहा जाता है और कहीं पे कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, कहीं कानूनगो। तो इसमें बहुत लोग धनुगाई भी करते हैं। ये कहीं कहीं ग्रामीण अधिकारी तो इनका अलग अलग नाम है अलग अलग राज्यों में। तो प्रत्येक पटवारी अपने गाँव के लिए जो जिम्मेदार होता है वो आप जो एक रजिस्टर होता है जिसको खसरा या खतौनी भी शायद उसको बोला जाता है, उसमें ज़मीन का कि यहाँ से यहाँ तक की ज़मीन फलाने की है, जिसका नाम होता है उसमें वो दर्ज होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे जरीब जिस चीज़ से खेत को नापा जाता है इसको क्या कहते हैं, एक जरीब कहते हैं। ऊपर जो कहानी दी गई है मोहन और रघु की, तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि रघु के खेत को जैसे अब उन्होंने क्या किया कि खेत को नाप लिया जाए और फिर नक्शे से गांव का जो नक्शा से मेल खाता है कि नहीं। अगर किसी ने अगर इधर उधर अगर मेड़ किया है तो भाई उसको देखना पड़ेगा, और किसकी खेत की सीमा कहाँ तक है। तो पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, इस पे एक टैक्स किसान देते हैं, अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देते हैं, इनका काम होता है। और यह काम अपने रिकॉर्डों पर
पे के आधार पर वो रखता है, आधार पर करता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और मतलब देखिए, हर रबी का फसल अगर अलग है, खरीफ का फसल अलग है, और हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें भी उगाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये खसरा कहलाने वाली इस रिकॉर्ड, ये देखिए यही खसरा है, जिसमें मतलब ये किसका, देखिए ज़मीन का नाम, मतलब किसका ज़मीन का मालिक का नाम और उसका मतलब जो पता है वो दर्ज किया जाता है, और फसल उसने क्या उगाई थी, अन्य फसलें, ये मतलब ये किसका, पटवारी का काम है। और क्या उगाया है, क्या नहीं उगाया है, कुआं चालू है कि नहीं चालू है, ये देखिए, ये जमीन, ये देखिए चिन्ह बनाया गया है, मतलब ये पैमाने पर आपने देखा। यहाँ पे और कहाँ मतलब कहाँ सड़कें हैं, कहाँ पे चारागाह है, कहाँ कच्ची सड़क है, ये हर जगह चिन्ह भी बनाया गया है। ये मतलब पटवारी अपना रिकॉर्ड इसी तरह रखता है, और वो मतलब आके नापी कर देते हैं सब। तो भाई मामला सुलझा टाल लेते हैं लोग। नहीं तो कुछ लोगों का खुरखानी का वाला काम ही होता है कि आपस में लड़ते भिड़ते रहे। कुछ लोगों को चैन नहीं आता, संतुष्टि नहीं होती है, ज़मीन उमीन के मामले में लोगों को संतुष्टि होती ही नहीं है। तो अब उसके लिए अब देखिए यहाँ पे अब देखिए, राजस्व विभाग यही सब करता है। वो किसानों के खेत के नक्शे का रिकॉर्ड रखता है, और मतलब वो क्या उगा रहे हैं, कहाँ कुआं है, क्या फसल उगा रहे हैं, किसको ज़मीन बेच रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, ये सब मतलब दर्ज करते हैं वो। और किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, ये मतलब क्या, एक किसान अपने ज़मीन को बेटे बेटियों में बांटना चाहता है। तो ये सब क्या होता है, यही सब मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है मतलब खसरा में। ये सब किसका काम है, राजस्व विभाग का काम है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, मतलब जांच आती है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, और ज़मीन से जुड़ी मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों में कई छोटे छोटे क्या होते हैं, में मतलब बांटा गया है। जिलों के जो उपखंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तहसील कहा जाता है, और या तालुका कहा जाता है। सबसे ऊपर क्या होता है, जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे क्या होता है, तहसीलदार होता है, और उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जा रहा है जाए, और सुनिश्चित राजस्व विभाग की मतलब राजस्व इकट्ठा मतलब होता रहे। ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल, जो मतलब उसको खतौनी या उसको क्या बोलते हैं, नकल बोलते हैं, वो लोग प्रमाणित वो करते हैं। और जाति प्रमाण पत्र कहाँ बनता है, ये सब काम है यहाँ का। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब यहाँ देखिए, एक नया हिंदू अधिनियम धारा 2005, जो ये जब हम उन किसानों के बारे में मतलब सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान से पुरुष ही होते हैं। देखिए, महिलाओं की स्थिति शुरू से ही दयनीय है, और महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार के रूप में भी मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं है। मतलब वो बस, महिलाओं की स्थिति यही है कि वो बस काम खेतों में कर सकते हैं, लेकिन उनकी हैसियत मतलब उनके नाम पे वो खेत नहीं होता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों की परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता है। जैसे जब अगर एक लड़की की शादी हो जाती है, तो उसको
मतलब अपने ससुराल के आप कहेंगे कुटुंब रजिस्टर से उसका नाम हट जाता है, उसके ससुराल से, सॉरी, मायके से, फिर वो उसके ससुराल से ही उसका सब कुछ पहचान मिलता है। जमीन में मतलब कोई हिस्सा नहीं। पिता की मृत्यु के बाद क्या होते हैं, जमीन के असली हकदार कौन होते हैं? बेटे होते हैं, बेटियों के लिए नहीं। अब नए कानून में मुताबिक जो बना है 2005 वाला, तो उसके मुताबिक क्या है, हिंदू परिवार में बेटे और बेटियां और उनकी माँ को क्या करते, जमीन का बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा और इन कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक महिला है, वो सबसे बड़ी बेटी है, वो शादीशुदा है और उसके पास गांव वो क्या करती है, गांव में रहती है। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती का जो काम होता है अपनी माँ के मतलब हाथ बटाने के लिए आती है। उसके माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटों के साथ साथ उनकी दोनों बेटियों का भी मतलब रिकॉर्ड दर्ज किया जाए। जो पटवारी से सुधा की माँ ने ये कहा। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद खेती का काम संभालती है। जो और सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर क्या करेगी, वो अपने ज़मीन का जो हिस्सा है, हिस्से पे काम चला, वो अगर उससे जो भी होगा बेच के चाहे उस पर फसल उगा कर अपना काम चला सकती है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत मार्मिक कविता है, एक बिटिया की चाह। विरासत, देखिए विरासत में अब तो इस परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सामाजिक दायरा हमारा सीमित है कि विरासत में मिला यह घर पापा को अपने, ये हमको लग रहा है ये जो SCERT की बुक्स हैं उसमें भी ये कविता है। विरासत में मिली यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा भैया को अपने पिता से। पर मेरी और मेरी मतलब माँ का और मेरा क्या होगा, जो लड़की है, तो मैं और मेरी माँ का हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे कि पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए यह घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए। दहेज में रेशम और सोना, ये भाई यहाँ पे एक कोटेशन देखिए, आई वॉन्ट ए प्लेस माई ऑन नॉट ए डॉरी। ये एक स्रोत है, रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मॉन्टोरियो, टिस, मुंबई। अब यहाँ पे अब ये चैप्टर बहुत छोटा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।